हेलो बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने बॉटनी के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट में हमने सेल या कोशिका की हिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कैसे हुआ, कोशिका शब्द कहाँ से आया, उसको देखा था। आज हम इस वीडियो में सेल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी व प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के बारे में कुछ जानकारी को देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, जिसे कि आगे कैसे समझाया गया है। तो जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है, उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने विभिन्न प्रकार की सजीव कोशिकाओं को स्टडी करा। उसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको कोशिका में कुछ द्रव्य पदार्थ नज़र आया। तो उस द्रव्य पदार्थ को उन्होंने देखा। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट थे एम.जे. श्लीडन, इस पदार्थ को उन्होंने सेल सैप या कोशिका का जूस या रस या स्लाइम बताया कि ये क्या है, कि कोशिका में पाया जाने वाला कोई रस है। पर वो नाम अभी तक भी उन्होंने कुछ दिया नहीं था और वो समझ भी नहीं पाए थे कि वो क्या है। तो ये नाम उन्होंने दिया। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे एफ डुजार्डिन। एफ डुजार्डिन ने इस कोशिकीय रस को सार्कोड नाम दिया। पादप कोशिकाओं में भी सार्कोड समान द्रव्य पदार्थ की उपस्थिति हुगो वॉन मोल ने 1846 में बताई। यानी प्लांट सेल में जो द्रव्य पाया जाता है वो ह्यूगो वॉन मोल ने बताया। उसके बाद आए 1840 में जे.ई. पुरकिंजे, तो इस द्रव्य पदार्थ को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तब जाके ये प्रोटोप्लाज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो हक्सले थे साइंटिस्ट 1865 में, उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया, यानी कि फिजिकल बेसिस, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवन की फंक्शंस होते हैं, तो उसका आधार जीव द्रव्य को बताया। फिर ओ हर्टविग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1892 में जीव द्रव्य सिद्धांत यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी, उन्होंने प्रतिपादित की। अब ये प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है? उसके अनुसार प्रत्येक कोशिका में स्थित जीवद्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहती है। इसमें एक या एक से अधिक केंद्रक निलंबित रहते हैं। कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं जीवद्रव्य द्वारा संपादित होती हैं। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं जैसे गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, उपापचय, उत्तेजनशीलता, प्रजनन एवं वंशागति का मुख्य आधार जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के फूड एलिमेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, सॉल्ट्स और वाटर प्रेजेंट रहते हैं। और ये सब जो क्या है, ये एक फंडामेंटल लिविंग सब्सटेंस है सेल की। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी कोशिका जीवित नहीं है। किसी भी जीवित कोशिका को हम कब जीवित कोशिका या लिविंग सेल या सजीव कोशिका कह सकते हैं? जिसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता हो या जीव द्रव्य हो, वही सजीव कोशिका है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? वो एक बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि शरीर के निर्माण के लिए कोई भी बॉडी, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसका बिल्डिंग मटेरियल है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जो कि अपनी जो लिविंग थिंग्स है उसका फिजिकल बेसिस है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म, फूड और ऑक्सीजन का परिवहन, फूड एंड ऑक्सीजन का जो प्रोसेसेस है वो, और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेशन, ये सब क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म के द्वारा संपन्न होती है। अगर हम देखें कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, इसके संगठक या संगठन संरचना कैसी है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है वाटर।
वाटर क्या है इसमें 75% है। किसी भी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में वाटर है जो कि जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटीन्स हैं जो कि सेल स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो 10 to 20% है। लिपिड्स इसमें 2 से 3% है जो कि एनर्जी का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर दोनों ही प्रकार से पाई जाती हैं, वो 2% है। सॉल्ट्स, विभिन्न प्रकार के जो सॉल्ट्स है वो 1% है इनकी मात्रा का। तो ये इसके कंपाउंड्स हैं कि क्या क्या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म उसको लिविंग सब्सटेंस कहते हैं। तो किसी भी कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? कोशिका में जो सेल से होता है वो प्लस न्यूक्लियस, वो दोनों मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। अगर किसी कोशिका से न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को हम निकाल दें तो बचा हुआ जो पदार्थ है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में जब केंद्रक नहीं होता है तो बचे हुए द्रव्य को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और किसी भी कोशिका को कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियस मिला के बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी जीवित कोशिका के लिए न्यूक्लियस बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर के कोशिका के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, कि जब न्यूक्लियस में या न्यूक्लियर सैप को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। किसी भी कोशिका में कोई जो न्यूक्लियस है उसके द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब इसके डिविजन्स क्या हैं, यानी कि हम प्रोटोप्लाज्म को कैसे विभाजित कर सकते हैं? एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म और एक मेन जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में। मोटे रूप से हम प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांट सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियर सेप जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसमें क्या रहता है? डीएनए और न्यूक्लियोलस। डीएनए का नाम आपने बहुत सुना होगा, सभी परिचित होंगे डीएनए से, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। तो ये नाम आपने अच्छी तरह से सुने होंगे, समझे होंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए और न्यूक्लियस पाया जाएगा, और साइटोप्लाज्म जो कि कोशिका का है, केंद्रक के अलावा जो द्रव्य कोशिका में पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो कि साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरे रहता है, और मेन इनका जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सब इनके मेन फंक्शन है। प्रोटोप्लाज्म के हम फंक्शंस देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्यों जरूरी है प्रोटोप्लाज्म। शरीर की इरिटेबिलिटी या संचनशीलता, उद्दीपन के लिए जिम्मेदार है। कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड मोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन यानी माइटोसिस एंड मियोसिस, एब्जॉर्प्शन या किसी भी अवशोषण के लिए, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो ये जो क्रियाएं हैं इनके लिए ये प्रॉपर्टीज है प्रोटोप्लाज्म की, ये क्रियाएं जो है प्रोटोप्लाज्म के द्वारा संपादित होती है। ये क्रियाएं क्या है? इरिटेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता, किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी स्टिमुलस या उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो इरिटेबिलिटी कहलाती है, जो कि प्रोटोप्लाज्म करता है कि बाहर से हमें किसी भी कोशिका को कुछ भी उद्दीपन मिला तो वो उत्तेजनशील हो जाता है। कंडक्टिविटी यानी कि कोई भी प्रभाव है या उद्दीपन है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम भी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही संपन्न होता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड मोबिलिटी यानी एबिलिटी टू शॉर्टन इट्स लेंथ इन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। कोशिका को अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिमुलस मिले या कोई उद्दीपन मिलता है या वो किसी भी प्रकार से अपने आप को क्या करती है, तो जीवद्रव्य क्या करता है, अपनी जो लेंथ है या साइज है उसको छोटा या बड़ा कर सकता है, संकुचित हो सकता है या फैल भी सकता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हम सब समझते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की एनर्जी रिलीज होती हैं किसी भी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, जैसे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है?
कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म इसका उल्टा है। जब सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर होती है, बनती है, तो हम उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं, जो कि जीवद्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती है, जो कि कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद ग्रोथ किस तरीके से करता है, ये जीवद्रव्य किस प्रकार से सहायक है ग्रोथ में, कि कोई भी कोशिका, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, वो अपनी साइज में इंक्रीज करती है, वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। जैसे कि माइटोसिस है, माइटोसिस के द्वारा किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ संपन्न होती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सहायक हैं, जिसमें कोशिका एक से दूसरी में या डॉटर सेल्स में अपनी ही आइडेंटिकल और डॉटर सेल्स में विभाजित होती है रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो उसमें ये सहायक है। एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है बच्चों, एक तो है पिनोसाइटोसिस और एक है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग हम इसको शब्द दे रहे हैं, जब किसी लिक्विड मैटर को सेल अपने अंदर समाहित करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, जब किसी सॉलिड पदार्थ को कोशिका अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो जीवद्रव्य द्वारा संपन्न होती है। फिर है सिक्रीशन, यानी कि स्रवण। जब यूजफुल मटेरियल का बाहर निकलता है, किसी कोशिका से यूजफुल पदार्थ बाहर निकलता है, तो उसको सिक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन, जब वेस्ट मटेरियल है वो जब किसी कोशिका के बाहर निकलता है, तो हम उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे कि पसीना बाहर निकलता है हमारे शरीर से, तो वो कोशिकाओं या जीवद्रव्य के माध्यम से होता है। फिर है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। उसमें क्या होता है, O2 अपटेक करते हैं और CO2 और H2 बाहर निकलते हैं। तो ये तो थी हमारी कंपाउंड्स प्रोटोप्लाज्म के मैक्रोमोलिक्यूल से ऑर्गेनिक, जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी सजीव कोशिका के लिए। तो अगर जीव द्रव्य नहीं है किसी भी कोशिका में, तो वो जीवित कोशिका नहीं है, वो डेड सेल है। तो हमने अब देखा है कि प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, कि प्रोटोप्लाज्म सेल में किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड रहता है, समाहित रहता है। कोशिका की संरचना को हम देखेंगे। कोशिका मोटे रूप में 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका अंगक, ये नाम आपने सब अब तक सुने होंगे। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, और कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से सेल में। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका किसी भी जीवित पदार्थ की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं प्रकार्य इकाई है, चाहे वो जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, जैसे एक कोशिकीय हो जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, युग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट, या बहुकोशिकीय जैसे विभिन्न प्रकार के उच्च पादप या जंतु कोशिका, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार की ये कोशिका होती है। सभी जीवों की इस महत्वपूर्ण इकाई में जीवित पदार्थ द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा एक या अधिक केंद्रक लाइपोप्रोटीन से बनी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस अत्यंत जटिल रासायनिक संगठन वाले जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि हम देख ही चुके हैं अब तक, कोशिका द्रव्य में विशेष कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि कोशिका की क्रिया करने के लिए संपन्न रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जिकाएं आदि पाए जाते हैं, जिनमें कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए विशेष जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित संरचनाएं क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक पदार्थ DNA पाया जाता है,
जो कि जीन के रूप में कोशिका में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। सभी कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से जनन या पुनरुत्पादन करने की क्षमता भी पाई जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अकोशिकीय जीव एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और कोशिकीय सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि नाम से हम दे सकते हैं अकोशिकीय। इन जीवों के शारीरिक संगठन में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती, जैसे कि वायरस, इसमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोशिकीय जीव वे जीव है जिनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि जीवाणु, पादप व जंतु। और सभी कोशिकीय जीवों को उनमें पाए जाने वाले कोशिकीय संगठन के आधार पर दो समूह में बांटा गया है, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, इन जीवों की संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय यानी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव या आद्य या पुराना, और कैरियन न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है शब्द। तो प्रोकैरियोटिक रचना आद्य या अपूर्ण होती है क्योंकि इनमें केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लियोड कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसका जो केंद्रक है उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। कोशिका के अन्य कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स सुविकसित और झिल्लियाबद्ध नहीं होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन बाकी कोई ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लॉक्जी जीवाणु, माइकोप्लाज्मा तथा कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कि एक्टिनोबैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया इनमें पाए जाते हैं। दूसरी कोशिका किस प्रकार की है? यूकैरियोट्स। इन जीवों की संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं या यूकैरियोटिक सेल्स द्वारा निर्मित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं, यू का जो मतलब है वेल, ट्रू, सच्चा, कैरियन, न्यूक्लियस, कैरियन शब्द न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। इसमें सुस्पष्ट व विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। कोशिकाओं के अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक इत्यादि भी सुविकसित व दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। जैसे यूकैरियोट्स में एक कोशिकीय जीव, ईस्ट, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल व विभिन्न बहुकोशिकीय पादप व जंतु को रखा गया है। तो आने वाले वीडियोस में हम इनकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। तो ये अभी केवल बेसिक जानकारी दी गई है आपको कि सेल्स जो है दो प्रकार की होती है। अब हम इसकी आकृति या सेल के शेप को समझेंगे कि शेप, स्ट्रक्चर एंड शेप किस तरीके से होती है, और एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या अंतर होता है। जो एनिमल सेल है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि प्लांट और एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल जो है प्लांट सेल से थोड़ी सी कंपैरेटिव स्मॉल होती है, जबकि प्लांट सेल जनरली लार्ज होती है साइज में। और एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। कोशिका भित्ति जो बाहर, कोशिका भित्ति से नीचे अंदर की ओर क्या रहती है? कोशिका झिल्ली, वो इसमें पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति सबसे बाहर की जो लेयर है वो नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में, जबकि कोशिका भित्ति का पाया जाना प्लांट सेल की विशेषता होती है। प्लास्टिड्स यानी लवक, विभिन्न प्रकार के लवक इसमें एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोशिका पादप कोशिका की विशेषता होती है। वैक्यूल्स जो है इसमें स्मॉल भी होते हैं और संख्या में भी कम होते हैं, जबकि वैक्यूल बड़ी होती है और संख्या में ज़्यादा पाई जाती है प्लांट सेल में। सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो ये तो है अंतर दोनों में कि क्या क्या अंतर है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अब हम कोशिका की आकृति को देखेंगे या सेल शेप को देखेंगे। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की आकृति उनके द्वारा होने वाले विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। कुछ कोशिकाओं की आकृति अनियमित होती है, जैसे अमीबा व श्वेत रक्त कोशिकाओं की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है, लेकिन विभिन्न कार्यों को करने के लिए कूटपाद स्यूडोपोडिया का निर्माण होने के कारण इनकी आकृति अनियमित हो जाती है। बहुत सी जंतु कोशिकाओं की भी आकृति स्थिर होती है, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम
इनमें कठोर प्लाज्मा झिल्ली कोशिका आकृति बनाए रखती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल यानी गोलाकार, स्पिंडल शेप्ड यानी तर्करूपी, लंबवत यानी इलोंगेटेड, ब्रांच्ड यानी शाखाएं शाखित नुमा, तश्तरी नुमा, डिस्कॉइडल इत्यादि। अब कोशिका का साइज क्या है? अब हम कोशिका के साइज को देखेंगे कि कुछ पादप व जंतु कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे कि पादपों में साइकस, पादप का बीजांड तथा जंतुओं में ऑस्ट्रिच चिड़िया का अंडा आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसी प्रकार मनुष्यों में तंत्रिका कोशिका की पूंछ एक्सन करीब 1 मीटर लंबी होती है। पादपों में मनीला हेम्प के रेशे करीब 1 मीटर लंबाई के होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल एसिटाबुलेरिया की कोशिका की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है और इनका व्यास जो है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। और जो कोशिकाओं की संख्या है वो भी कोशिका की अनिश्चित होती है, लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे निमेटोड्स, रोटिफर्स में कोशिका की संख्या आनुवंशिक रूप से निश्चित होती है। और निश्चित होना, कोशिकाओं की संख्या निश्चित होना यूटली कहलाता है। कुछ हरे शैवाल जैसे कि पेंडोलिना के एक निवाय में 16, 32 या 64 कोशिकाएं होती है। कोशिका की संरचना को हम मोटे रूप से समझे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम कोशिका की जटिल संरचना का अध्ययन कर सकते हैं और इसकी जो आधारभूत संरचना इकाइयां में कलाओं मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कोशिका है उसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका के अध्ययन से हम देख सकते हैं कोशिका झिल्लियों का तंत्र है, जिसमें कोशिका कला या कोशिका सेल मेम्ब्रेन से लेकर केंद्रक कला तक सभी संरचनाएं विशेष संगठन वाली झिल्लियों से बनी हैं। इन झिल्लियों का संगठन सभी जगह समान होता है, इसलिए इन्हें इकाई कला कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन। प्रत्येक इकाई कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी मोटाई 75 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। रॉबर्टसन के द्वारा दिए गए इकाई कला सिद्धांत के अनुसार यह त्रिस्तरीय प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना है। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा लगभग 60% व लिपिड्स की लगभग 40% होती है। यह छिद्रित व अर्धपारगम्य होती है तथा विभिन्न प्रकार से कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का नियमन करती है। अब इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निष्क्रिय संरचनात्मक तंतु यानी कि इनएक्टिव और दूसरे सक्रिय तंतु। तो और सेल ग्रेन्यूल्स इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, जो कि कोशिकीय कण कोशिका संरचना की तीसरी आधारभूत इकाई है। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कण ठोस, खोखले या कभी-कभी नलिकाओं के काट के रूप में होते हैं। कोशिका में सामान्य रूप से पाए जाने वाले कण राइबोसोम्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये तो थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम इसकी कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोकैरियोटिक कैसे हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम समझेंगे किस प्रकार की होती है, कोशिका अंगक को हम समझेंगे, कोशिका के फंक्शंस को हम समझेंगे। तो थैंक यू बच्चों। आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।